हेलो एवरीवन, दिस इज सी पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। आज है डे 28 ऑफ आवर 46 डे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज। आज का हमारा टॉपिक है एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अगेन आई वुड लाइक टू से दिस कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल लेवल पर, बट ये तो एक ऑडिट प्रोसीजर है ना। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इसके फंडामेंटल्स ही आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ऑल्सो ये जो 500 की इनिशियल सीरीज है, ये एप्लीकेशन बेस्ड तो एग्जाम में आ ही सकती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिक्स एक्चुअली क्या होता है, और वो डिस्कस करते करते ही ये स्टैंडर्ड आपका ओवर हो जाएगा। और खास करके ये स्टैंडर्ड जो एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो आपको ये रिविजन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लीजिए बच्चा लोग, ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर दो प्रकार के करता है। एक जिसमें वो रिस्क असेस करके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिफाइन करता है कि एफएस में गलती कहाँ हो सकती है, और जहां ये गलती होने की संभावना ज्यादा होती है वो वहीं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करता है, जिसमें वो पहले कोशिश करता है कंट्रोल्स ही देख लूं, अगर इंटरनल कंट्रोल ही ढंग से काम कर रहे हो तो क्यों जाऊं मैं डिटेल में। अगर सपोज कंट्रोल्स नहीं है या कंट्रोल पे भरोसा नहीं करना, तो हम आते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की तरफ, जिनके दो टाइप्स होते हैं। ये दोनों सबूत इकट्ठा करने के लिए मेन प्रोसीजर्स होते हैं, और सबसे ज्यादा डिटेल में जाने की जगह ऑडिटर कभी कभी एनालिटिक्स लगा लेता है। दिस इज अ रियली इफेक्टिव मेथड जो प्रिडिक्टेबल डेटा हो, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा एनालिटिक्स का मीनिंग समझाऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है। पर फ्रॉड के केस में सबूत इकट्ठा करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ये। इसमें ना पूरी मेहनत नहीं लगती, बिल से बिल नहीं मिलाते, टेस्ट ऑफ डिटेल जैसे नहीं देखते कि वाउचर में 50,000 लिखा है, एंट्री में 50,000 है कि नहीं। इसमें ना दिमाग लगाना होता है, ये दिमाग वाले प्रोसीजर्स हैं ऐसे 520। आइए देखते हैं ये दिमाग वाले प्रोसीजर कैसे किए जाते हैं। मतलब मैं आपको अभी सबसे पहले एनालिटिक्स का मीनिंग ही क्लियर कर रही हूँ। द मीनिंग ऑफ एनालिटिक्स इज, हम इसमें फिनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल इन्फो यानी एफएस का कोई भी आइटम ले लो, अकाउंट बैलेंस ले लो, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ले लो, डिस्क्लोजर्स ले लो, यानी बैलेंस शीट आइटम ले लो, पीएनएल आइटम ले लो, या नोट्स टू अकाउंट्स का आइटम ले लो। किसी में भी किसी भी फाइनेंशियल इन्फो में हम क्या करते हैं, दो आइटम्स लेते हैं, एक फाइनेंशियल होता है एक नॉन फाइनेंशियल होता है, और उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशनशिप, वो एनालिटिक्स दिमाग लगाकर करता है। जैसे कि एक तरफ आप ले लीजिए फाइनेंशियल डेटा में एवरेज सैलरी क्या दे रही है इंडस्ट्री, और नॉन फाइनेंशियल डेटा में ले लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऑडिटर के मन की एक एक्सपेक्टेशन, एक एक्स अमाउंट की पैदा हो जाएगी। अब वो पीएनएल में जाकर इसी अमाउंट से मैच करके ये देखेगा कि क्या गैप बहुत बड़ा आ रहा है या नजदीक नजदीक में ही आ रहा है। सिमिलरली फाइनेंशियल डेटा के नाम पे एक होटल इंडस्ट्री के ऑडिट में हम ले सकते हैं कि एक रूम का एवरेज रेंट या फिर कहूं टैरिफ कितना है, नॉन फाइनेंशियल डेटा में कितने कमरे हैं, और देखो सारे कमरे पूरे साल तो ऑक्यूपाई नहीं रहते, तो नंबर ऑफ रूम्स इनटू 365 करने से बेटर हम इसमें एक मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्यूपेंसी रेट भी। लेकिन इनमें से कुछ भी रुपीस में नहीं है, इसलिए ये नॉन फाइनेंशियल डेटा और ये फाइनेंशियल डेटा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे एक बार एक सेल्स का नंबर मिलेगा, जिसको मैं एक्चुअल सेल्स से कंपेयर करूंगी। तो इस प्रकार से दिमाग लगाना और रिलेशनशिप ढूंढना, ये एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स का मैं आपको दूसरा पार्ट भी बताती हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस इन रिलेशनशिप्स, जो कि इनकंसिस्टेंट है सिग्निफिकेंट अमाउंट से। ये वाला जो पार्ट है ये तो इसी के साथ हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग कंपैरिजन का करते हैं। एनालिटिक्स लगाने का दूसरा तरीका होता है कंपेयर करना, पर कंपेयर किससे करेंगे, उसी में इसके चार पार्ट बन जाते हैं। यदि आप अपने ही पिछले साल के डेटा से कंपेयर करते हैं तो वो ट्रेंड एनालिसिस हो गया। आप बजट से कंपेयर करते हैं तो वो फोरकास्ट एनालिसिस हो गया, क्योंकि वो फ्यूचर से कंपेयर कर रहा है। ऑडिटर जब अपनी मर्जी से कंपेयर करता है, जैसा वो यहां कर रहा था, तो वो प्रिडिक्शन एनालिसिस हो गया। और जब हम दूसरी एक राइवल फर्म या इंडस्ट्री एवरेजेस से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो एक और प्रकार का कंपैरिजन हो गया। ये सब करता है ना जब ऑडिटर, तो उसका मतलब है कि वो एनालिटिक्स कर रहा है। अभी भी वो हजारों आइटम्स तो नहीं मिला रहा है ना। इमेजिन एन एंटिटी लाइक अ बैंक, जिसमें लाखों अकाउंट्स होते हैं और हजारों ट्रांजैक्शंस, लाखों ट्रांजैक्शंस एवरी डे होते हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होता है। कैसे पॉसिबल है कि ऑडिटर उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल करे। हाँ मानती हूँ मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन थोड़ा और भरोसा तो चाहिए ना। तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा उसको।
एवरेज डिपॉजिट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट का एक एक्सपेक्टेशन तो डेवलप करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी एनालिटिक्स में आती हैं। अब एनालिटिक्स करने का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ तो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। हमें रिलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है, हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है कि क्या एफएस ऑडिटर ने जैसे अंडरस्टैंडिंग सोची थी शुरुआत में वैसा ही है कि नहीं है, और ये हम एकदम एंड में करते हैं। चलिए मैं आपको 4 स्टेप सिखाती हूँ, जिन चारों स्टेप से आपके ऑडिट प्रोसीजर्स एनालिटिक्स में होंगे। सबसे पहले तो हर आइटम पे आप एनालिटिक्स लगा ही नहीं सकते, तो आपको सूटेबिलिटी चेक करनी है। जैसे बच्चों, इस साल अगर प्रॉफिट 10 से 15 करोड़ के रेंज में था, तो अगले साल प्रॉफिट 15 से 18 करोड़ के रेंज में होगा, ऐसा ऑडिटर सोच सकता है। लेकिन इस साल अगर लैंड और बिल्डिंग 1 करोड़ की थी, तो वो अगले साल 2 करोड़ की होगी, ऐसा तो जरूरी ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इस साल के बैलेंस शीट आइटम्स का अगले साल के बैलेंस शीट आइटम से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि पीएनएल आइटम्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो हर एक पे एनालिटिक्स लग ही नहीं सकता। एनालिटिक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए सबसे पहले हम फैक्टर्स चेक करेंगे कि किस पे एनालिटिक्स लगता है। तो देखिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो प्रेडिक्टेबल हो जाए उस पे एनालिटिक्स लगाने का मन करता है। असर्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि बच्चों, आपको अगर पता करना है कि कोई चीज की वैल्यू क्या है, तो आप उस पे लगा सकते हैं एनालिटिक्स, क्योंकि आपने अभी मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा नंबर। लेकिन अगर आपको पता करना है कि एक जमीन का मालिक कौन है, तो आपको टाइटल डीड्स को इंस्पेक्ट ही करना पड़ेगा, तब एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम नहीं आते। तो कौन सा असर्शन टेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी हम लोग अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्टिव मॉडल भी यूज करते हैं, जैसे कि वो मैंने अभी आपको पेरोल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला जो बताया था। हर एसएपी ना अलग लेवल की अश्योरेंस देता है। जैसे कि बच्चों, अगर मैं ज्यादा परसुएसिव एविडेंस की बात करूं, तो उसमें मेरा एग्जांपल होता है रेंटल इनकम। अगर मुझे एक मंथ का रेंट पता है कि 10,000 है, तो 12 मंथ का रेंट 1,20,000 होगा, ये मुझे पता ही है, और मैं एकदम श्योर होके इस नंबर पे पहुंच सकती हूँ। लेकिन कभी कभी हम ये जो प्रिडिक्शन करते हैं हम इतना श्योर नहीं होते, जैसे कि इस साल ग्रॉस मार्जिन कितना था और अगले साल ग्रॉस मार्जिन कितना होगा, उसमें थोड़ा 19-20 का फर्क तो आपके प्रिडिक्शन में भी रह ही जाएगा। ऑल्सो कभी कभी एनालिटिक्स तब ज्यादा बेटर होते हैं जब उसमें थोड़ा बहुत हम टेस्ट ऑफ डिटेल भी कर दें। तो सबसे पहले मैंने सूटेबिलिटी पता करी। सूटेबिलिटी पता करके मुझे पता तो है कि मुझे एनालिटिक्स लगाना है, पर इमेजिन करो गाइस, अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या एवरेज सैलरी सही नहीं पता होगी, तो क्या आप दोनों के मल्टीप्लिकेशन से सही प्रिडिक्शन पे पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सेकेंड स्टेप में अपन डेटा की रिलायबिलिटी चेक करने आ जाते हैं। अब बच्चों, डेटा की रिलायबिलिटी को ना 4 फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला कि आप वो डेटा लाए कहां से। सोर्स ज्यादा रिलायबल होगा जब बाहर के सोर्स से आएगा। क्या वो डेटा कंपेरेबल है? मतलब आज अगर मैं दो सिमिलर इंडस्ट्री वाले फोन्स को, ओप्पो को वीवो से कंपेयर करना चाहूँ, तो इनकी पेरेंट इंडस्ट्री सेम है, तो ज्यादा रिलायबल मुझे डेटा निकल के आ पाएगा। पर अगर मैं आईफोन की कैटेगरी, उसके कॉस्टिंग्स को यहाँ ओप्पो वीवो से कंपेयर करने जाऊंगी, तो ना उनका टारगेट मार्केट सेम है, ना सेगमेंट सेम है, ना एक्सपेंस सेम होगा, सब कुछ बहुत डिफरेंट हो जाएगा, भले ही दोनों मोबाइल इंडस्ट्री में ही क्यों ना हो, सेल्यूलर इंडस्ट्री में ही क्यों ना हो। एक्चुअली क्या है कि ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा को भी कभी कभी हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है ताकि वो कंपेरेबल बन सके। फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन किस टाइप की है उस पर डिपेंड करेगा, और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बनाने पर कंट्रोल्स कितने अच्छे लगे थे। जितने ज्यादा अच्छे कंट्रोल्स लगे होते हैं, उतना ज्यादा रिलायबल डेटा निकल के आता है। तो आपके 2 स्टेप्स हो गए। क्या एनालिटिक्स लगता है कि नहीं? चलो लगता है। तो स्टेप 2 में मैंने देखा किस डेटा पे लगता है, वो डेटा रिलायबल है कि नहीं। स्टेप 3 में अब ऑडिटर अपने मन से एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेगा, जो काफी अभी हमने स्टार्टिंग में किया। एवरेज सैलरी का एक्सपेक्टेशन हमने डेवलप किया, और साथ ही साथ हमने अभी रेंटल इनकम का एक्सपेक्टेशन डेवलप किया। जैसे ही मेरी एक्सपेक्टेशन यानी ऑडिटर के मन का प्रिडिक्शन नंबर आ गया, वैसे ही हमें कंपेयर करना रहेगा उसको एक्चुअल जो पीएनएल में अमाउंट लिखी है उससे, यानी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस जो रिकॉर्डेड वैल्यू है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ये आपके एफएस के अंदर रिकॉर्डेड वैल्यू है, और ये अभी आपने स्टेप 3 के अंदर में कुछ एक एक्सपेक्टेशन बनाई थी, वो है। दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो डिफरेंस निकलेगा बेटा, देख एग्जैक्ट सेम तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस निकलता है तो कभी कभी हम विदाउट इन्वेस्टिगेशन उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं एग्जैक्टली नंबर ऑफ रूम्स, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई करके ऑक्यूपेंसी से एग्जैक्ट सेल्स पे पहुंच जाऊंगे, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमें एक्सेप्टेबल है बिना इन्वेस्टिगेशन के भी।
स्टेप 5 तो केवल तब आता है जब डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का निकल गया, कि हमें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये नंबर कैसे आ गया, हमने तो कुछ और ही सोचा था। तो ऐसे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मैनेजमेंट को पूछेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे कि मैनेजमेंट ने जो जवाब दिया है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो, या तो मैनेजमेंट ने हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या जो दिया वो हमें काफी नहीं लगा, तो ऐसे में हम खुद दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमें सही लग रहे हैं वो करने लगेंगे उसके मौके पर। देन लास्ट पार्ट आपका इस स्टैंडर्ड में आ जाता है एनालिटिक्स करने की अलग अलग तकनीक। जो टेक्निक्स का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली होता है, तो क्या टेक्निक्स है आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स की। एक आप ऑलरेडी समझ गए हो, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके फ्लक्चुएशन ढूंढना, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। सेकेंड इज रेशियो एनालिसिस। हम अलग अलग रेशियो निकालते हैं, खुद के पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हैं, और ना अपने कॉम्पिटिटर के क्या रेशियोज आ रहे हैं ना उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, बहुत पता चलता है। कॉमनली कौन कौन से रेशियोज यूज होते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर वाले कुछ ज्यादा यूज होते हैं, इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री टर्नओवर, सारे प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज एंड आपके लिक्विडिटी रेशियोज, ये सब कॉमनली रेशियोज जो यूज होते हैं उनके एग्जाम्पल हो गए। तीसरी चीज, ये जो ऑडिटर प्रिडिक्शन वाला पॉइंट था उससे मैच कर सकते हो आप, रीजनेबलनेस टेस्ट। आपको अकाउंट बैलेंसेस का आपस में जो टेस्ट होता है ना वो करना होता है। जैसे कि इंटरेस्ट अमाउंट पीएनएल में आती है, लोन बैलेंस शीट में होता है, दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि इतने लोन पे कितना ब्याज सही है। रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन से जो लेना देना होता है, स्क्रैप वैल्यू का प्रोडक्शन से जो लेना देना होता है। क्या होता है ना कि जो चीटिंग कर रहा होता है ना वो तुम्हें जरूर इंटरेस्ट, रॉ मटेरियल या स्क्रैप के फेक बिल्स लाके दे देगा, लेकिन वो इनका आपस में रिश्ता नहीं सोच पाएगा, और वही रिश्ते का लूपहोल पकड़ के आप फ्रॉड ढूंढ सकते हो। कमीशन का सेल्स से क्या रिश्ता है, रेंट का ऑक्यूपेंसी से क्या रिश्ता है, ऐसे रीजनेबलनेस टेस्ट भी आप कर सकते हो। और लास्ट में थोड़ा स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टूल्स, रिग्रेशन जैसा आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशंस में डालकर, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर को डालें और उससे करंट ईयर का प्रिडिक्शन आप करें कि पिछले साल इतना था इन फैक्टर्स में, तो इस साल कितना हो सकता है, एंड देन यू कैन कंपेयर। इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड 520 यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट स्टैंडर्ड के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।